हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन जेडीएस एकेडमी। जेडीएस एकेडमी में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है, वेलकम है। फ्रेंड्स, वी विल लर्न, जैसा कि आपको पता है, यू नो दैट कि हम लोग डेली जो है द हिंदू एडिटोरियल एंड न्यूज एनालिसिस करते हैं। तो आज जो है उसी क्रम में हम लोग उसी सीक्वेंस में अपने एडिटोरियल्स एनालिसिस और न्यूज एनालिसिस को लेकर के चल रहे हैं। आज जो द हिंदू का आर्टिकल्स है, एक जो चाइनीज रिलेशंस होता है। अभी जो कल हमने न्यूज़ में आपको बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी गए हैं वहाँ पर, जो एससीओ संगठन, एससीओ का वो हो रहा है, मीटिंग हो रही है, वहाँ पर उन्होंने जो बात कही थी एलएसी क्राइसिस को लेकर के, उसके विषय में पूरा का पूरा आर्टिकल आया है और बहुत विस्तार पूर्वक इन्होंने बहुत सारी इम्पोर्टेंस टॉक किया है इसमें। इसको हम लोग देखेंगे। ये लॉन्ग वीक, चूंकि ये पॉलिटिकल इश्यूज है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल है, अ गुड डाइवर्स। आइए पहले हम इसी को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से। और यह सुप्रीम, अभी कल जो न्यूज में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 142 का यूज वो क्या होता है क्या नहीं, आइए हम लोग उस पर देखते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपने आर्टिकल पे चलते हैं। अ गुड डाइवर्स। अ गुड डाइवर्स का मतलब क्या हुआ? जैसा कि इन्होंने उसका टाइटल ही रखा है, अ गुड डाइवर्स। कहने का मतलब है कि एक अच्छा तलाक। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि तलाक भी अच्छा होता है। तो भैया, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजंस है, और तलाक किस कंडीशंस में अच्छा हो सकता है, किस कंडीशंस में अच्छा नहीं हो सकता, ये बातें सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही हैं। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो इस ये पूरा आर्टिकल है वो कह रहा है कि एक अच्छे तलाक का बेस क्या होना चाहिए, उसका जो ग्राउंड है, किस आधार पर तलाक दिया जाना चाहिए, किस आधार पर। और यह हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर के बात कर रहा है। हिंदू मैरिज एक्ट में किस आधार पर आप तलाक देंगे, वो कौन सा बेसिस होगा। आर्टिकल 142(1) इसमें क्या मार्गदर्शन कर सकता है, आर्टिकल 142 का यूज क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, कहाँ वो रिलेवेंट है, कौन से विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, कौन से विवेकाधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता। तो इसमें तमाम सारी बातें आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर उन्होंने शुरुआत ही किया है कि नॉट ऑल मैरिज आर हैप्पी। जो सभी विवाह होते हैं वे खुश, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी विवाह खुश हों। एंड नॉट ऑल डाइवर्सेस आर अनहैप्पी, और ऐसी भी स्थिति नहीं है कि सभी जो तलाक हैं वो अनहैप्पी हों। तो कहने का मतलब है कि सभी विवाह तो न तो खुश होते हैं और न सभी तलाक अनखुश होते हैं। और उनके लिए जो बैड मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं, बैड मैरिज का मतलब होता है कि दुखी पूर्ण वैवाहिक जीवन, क्लेश भरा वैवाहिक जीवन, रिगार्ड लेस वैवाहिक जीवन, एक उसमें विश्वास नहीं है। तो उसमें आए दिन मुकदमेबाजी होती है, लिटिगेसी होता है, और तरह तरह के जो आरोप हैं वो लगाए जाते हैं। तो इस तरीके की जो तमाम मुद्दे हैं, इस तरीके की जो मैरिज की कंडीशंस आती है वो बैड मैरिज में आती है। तो फिर ये कह रहे हैं, फॉर दोज हु वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ बैड मैरिज, उनके लिए जो बैड मैरिज की कंडीशन से निकलना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को जो है डाइवर्स को लेकर के इस पर अपना वक्तव्य जारी किया। इस पर जो है अपना डाइवर्स को लेकर के, उस पर अपना जो नियम है डाइवर्स का, उसको व्याख्यात किया। और ये जो नियम है डाइवर्स का कि इस पर क्या बेस होना चाहिए, वो एक अच्छे कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 142 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कंप्लीट जस्टिस दे सकता है। कंप्लीट जस्टिस के लिए उसका प्रयोग एक मार्गदर्शक गाइड के रूप में किया जा सकता है, और वो किसी भी मैटर्स में यूज हो सकता है, किसी भी केस में यूज किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो थी वो ये बात कर रही है कि इसकी जो असाधारण विवेक की शक्तियां हैं, वो डाइवर्स को आपसी समझौते से, अगर कोई कपल खराब वैवाहिक की स्थिति में है और वह उसका जो कड़वाहट है, अगर वो उससे आपटाइज करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, तो यह उसको बेटर तलाक दे सकता है, और अपनी असाधारण विवेकाधीन की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वो ये तलाक का आधार बन सकता है, बेहतरीन हो सकता है। इसके अलावा जो इसका अन्य उद्देश्य है वो एगोनी एंड मिस्रीज को लेकर के था। एगोनी एंड मिस्रीज को लेकर के मतलब कि जो लंबे समय से विवाह दुखी और पीड़ित हैं,
होता क्या है कि जब कोई विवाह ऐसी कंडीशंस में आ जाता है कि वह दुखी और पीड़ित हो जाता है, तो वह सबसे पहले तो वो निचली कोर्ट में जाता है। और निचली कोर्ट में जो ऐसे कंडीशंस होते हैं, ऐसे लिटिगेसी होती है वैवाहिक कंडीशंस की, वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शंस 13B के अधीन देखी जाती है। और यह जो पूरा मामला है वो 6 से 18 महीने, मतलब एक एनुअल रूप में चलता रहता है। 6 से 18 महीने एक लंबा टाइम पीरियड लेकर के चलता है। और जो वैवाहिक की संवेदना है, वैवाहिक स्थिति की जो संवेदना, कहने का मतलब ये है कि अगर दाम्पत्य जीवन में खुशहाली नहीं है, विवाहिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं चल रही है, तो 6 से 18 महीने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत दुखी और पीड़ित होता है। और उस वैवाहिक कंडीशन से बाहर निकलने के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के खंड प्रथम का यूज करके उसको तलाक दिया जा सकता है और उसकी विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो जो जस्टिस जिन्होंने जिसकी बेंच ने ये वक्तव्य जारी किया वो संजय किसान कौल ने उसको हिट कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डाइवर्स का लॉ होता है, जो तलाक का नियम होता है, वो मुख्य रूप से दोषारोपण के लिए बनाया गया था कि दोष देने के आरोप में अगर कोई कमी है तो दोष दे करके आप डाइवर्स दे सकते हो। लेकिन अगर इसे देखा जाए तो यह तलाक की जो वैवाहिक स्थितियां जो टूट रही हैं, यह उसको रोकने में असफल रहा है। उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि अगर जो मैरिज है वो आशा के विपरीत चल रहा है। आशा के विपरीत का मतलब कि जो सभ्य समाज में जो सार्वजनिक रूप से उम्मीद की जाती है कि वैवाहिक जीवन जो है वो सुचारू रूप से कंडक्ट होगा, चलेगा, उसमें कोई दिक्कत की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन जो ये उम्मीद लोग लगाते हैं, इस उम्मीद के विपरीत जा रहा है, हो रहा है। जो मैरिज की कंडीशंस है वो ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है वो उसमें निहित होता, इस तथ्य को पहचानने में निहित होता है कि उस वैवाहिक कंडीशंस को बनाए रखना अब उचित नहीं है। अब जो है उसको वो सम्मान पूर्वक स्थिति नहीं है। अगर वैवाहिक की सम्मान पूर्वक स्थिति का मतलब ये है कि अगर विवाह ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, शादी होने के बाद ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, कंडीशंस नहीं, सिचुएशंस आ रही हैं, तो वो अब सम्मान तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। अब वहां पर तलाक की कंडीशंस आ जाती है। फिर वही कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 142 का यूज कोर्ट कर सकता है। और ये जो तलाक का आधार है, तलाक के अलावा किन कंडीशंस में कर सकता है, तो क्वैश जो पेंडिंग क्रिमिनल्स केसेस होते हैं, आपराधिक जो गतिविधियां होती हैं, जो मुकदमेबाजी चलती है, अपराध का जो केसेस होता है, अगर वो पेंडिंग है तो उसको जो है खत्म करने के लिए, उसको क्वैश करने के लिए, लीगल प्रोसीडिंग के लिए, जो वैधानिक क्रियाविधि होती है उसके लिए, और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, जो दहेज प्रथा में डोमेस्टिक वायलेंस किए जाते हैं, औरतें करती हैं पुरुष के खिलाफ, पुरुष करते हैं वुमेन्स के खिलाफ, उसके विरुद्ध। तो ये सब जो है, ये सब मुद्दे में आर्टिकल 142 का यूज हो सकता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रीलिम्स में या मेंस में कहीं ना कहीं ये आपसे टकराएगा कि आर्टिकल 142 का यूज कहां कहां पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या जजमेंट हाल ही में दिया, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो फिर यही बात है कि 142 जो है वो यहाँ पर यूज हो सकता है। इस जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने जो डाइवर्स का आधार बनाया इस सिचुएशंस में, जो अभी करेंटली चल रहा है तलाक देने का आधार जो है, उन्होंने इसको जो ग्राउंड बनाया कि किस बेसिस पर डाइवर्स दिया जाए। डाइवर्स को जो स्वीकृत करना है, जो डाइवर्स देने की जो स्वीकार्यता है, उसको कौन से बेसिस पे दिया जाए। तो फिर वो कहते हैं कि इर्रेटिरिवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कहने का मतलब कि जो विवाह के टूटने की अपूरणीय क्षति होती है, और जो इनवेटेबल होती है, जो अपरिहार्य रूप से जो क्या कहते हैं, उसको जो क्षति होती है, उसको उसकी पूर्ति करने में, और जो विवाहिक कंडीशन टूट जाती है, अपूर्तीय क्षति होती है। यहाँ पर देखिए 4 शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत भ्रम करेंगे। इर्रेटिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब कि वैवाहिक स्थिति का अपूर्णीय या असाध्य रूप में टूट जाना। इफ द सेपरेशन इज इनविटेबल एट द डिमेज ऑफ इरेपेरेबल, जो
इनविटेबल है, जो अनिवार्य रूप से वैवाहिक जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करता है, अपूरणीय क्षति उत्पन्न करता है। अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वो इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, अभी जो ये बातें निकल करके आ रही हैं कि अपूरणीय क्षति जो हो रही है, वो अभी हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का आधार जो विवाह है टूट रहा है, उसका अभी ये ग्राउंड नहीं है। ये अपूरणीय क्षति, मैं बार बार कर रहा हूं कि अपूरणीय और असाध्य जो क्षति है, जो नुकसान हो रहा है, जिसको पूर्ति नहीं किया जा सकता, अगर उसके बेसिस पे ब्रेकडाउन हो रहा है विवाह का, तो अभी यह जो क्षति है, यह जो तथ्य है, इसके बेसिस पे तलाक नहीं दिया जा सकता हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन। तो यह सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। इन चारों शब्दों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत दिक्कत करते हैं। इन इट्स जजमेंट्स, यह जो जजमेंट था, देयर वाज ए वर्ड ऑफ क्यूटिशन that the grant of divorce would not be matter of right। यह जो जजमेंट था इनका, इसमें सावधानी शब्द का प्रयोग बहुत बेहतरीन ढंग से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो तलाक देने का जो बेसिस है, जो आधार है, उसमें सावधानी शब्द का जो प्रयोग है वह मैटर ऑफ राइट नहीं होगा। मतलब कि जो डाइवर्स देने की जो स्वीकृति है, वो विवाद, वो उनके अधिकार का मुद्दा नहीं होगा, बट अ डिस्क्रिशन, लेकिन एक विवेकाधिकार के रूप में, जिसमें बहुत सावधानी पूर्वक के साथ इसका प्रयोग, विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जो विवेक है, विवेक का मतलब बुद्धि, जो विवेक का प्रयोग है, उसका प्रयोग तलाक देने के लिए बहुत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। और वो जो तलाक देने का आधार है, वो उसका अधिकार अभी नहीं होगा। कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कंप्लीट जस्टिस इज डन टू बोथ पार्टीज, दोनों पक्षों के लिए पूर्णतया न्याय का प्रयोग किया गया है। सेवरल फैक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट यह ध्यान देगा। जैसे है कि इन मैट्रिमोनियल केसेस, जैसे जो वैवाहिक कंडीशन है, उसमें जो शामिल किया जा रहा है ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, मैरिज की जो अवधि होती है वो, पीरियड ऑफ लिटिगेशन, जो मुकदमेबाजी की अवधि है वो, द टाइम द कपल हैज स्टेड अपार्ट, अगर कपल जितने दिन तक एक दूसरे से अलग रहते हैं या एक दूसरे से दूरी बना करके रहते हैं वो, द नेचर ऑफ पेंडिंग केसेस, जो पेंडिंग केसेज हैं उसकी नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो किस ओर डिक्लाइन हुआ है, किस ओर झुका हुआ है, लाइंग हुआ है, एंड अटेम्प्ट एट रिकंसलेशन, जो रिकंसलेशन होता है, कहने का मतलब कि कितनी बार प्रयास किए गए हैं पुनः एक होने के लिए, जो सहमति है पुनः मानने के लिए कितनी बार प्रयास किए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को कोर्ट पहले निरीक्षण करेगा, ऑब्जर्व करेगा और खुद से सेटिस्फाई होगा कि ये परस्पर जो सहमति है डाइवर्स देने के लिए, वह अंडर कोरेशन है, अंडर जो है कहीं वो दबाव में तो नहीं डाला गया है। इन तमाम मुद्दों को देखेगा और यह भी देखेगा कि जो तलाक की स्थिति पैदा की गई है, जो तलाक की स्थिति बनी है, क्या वो दबाव में तो नहीं है। इसके बाद इन इंडिया, भारत में जो है तलाक की जो कंडीशंस है, व्हाइल डाइवर्सेस हैव डबल्ड इन नंबर ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों में अगर भारत में तलाक की स्थिति को देखा जाए तो वो, उनकी जो संख्या है वो 2 गुनी पहुंच चुकी है। और यही नहीं, जो 2 गुनी पहुंच चुकी है, और इंसिडेंस ऑफ डाइवर्स, और अभी भी जो डाइवर्स की घटना हो रही है वो 1.1% के साथ अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में बड़े नंबर पर बना रही है, बड़े नंबर के अनुपात में आ रही है कि अभी भी 1.1% के साथ वो वृद्धि कर रही है।
बट द डाइवर्स नंबर डू नॉट टेल। लेकिन जो ये तलाक के संख्या है, तलाक के जो आंकड़े हैं, यह पूरी कहानी नहीं बताते। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी कहानी को शामिल कर रहा है? देयर आर मेनी वुमन, बहुत सारी जो औरतें होती हैं, पर्टिकुलरली वो गरीब परिवार से आती हैं, हु आर अबेंडेड आर डिजर्टेड, या तो वो त्यागी जाती हैं या तो छोड़ी जाती हैं, या तो उनको छोड़ दिया जाता है या तो उनको त्याग दिया जाता है। सेंसस 2011 रिविलेड, जो 2011 का जनसंख्या आंकड़ा है, वो ये दर्शाता है कि दैट द पॉपुलेशन विच इज सेपरेटेड इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द डाइवर्स नंबर। जो पॉपुलेशन है जिसमें लगभग अलग होने की जो डाइवर्स नंबर है वो ट्रिपल है, लगभग 3 गुना है। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में जहां पर बड़े संख्या में पुअर लोग विराजमान होते हैं, गरीब संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जेंडर जो इनइक्वलिटीज होता है, जो डिस्क्रिमिनेशंस इज राइफ, जो डिस्क्रिमिनेशंस होता है राइफ का, जो अलग होने का तरीका है। और कई औरतें अभी भी वहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन में इंडिपेंडेंट नहीं है, और जहाँ पर लैंगिक भेदभाव बहुत विशाल रूप से व्याप्त है। ऐसे देश में डिस्क्रिमिनेशन इज राइफ, जहाँ पर जो लैंगिक भेदभाव है वो विद्यमान है, और कई सारे औरतें जो हैं अभी भी वो फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। तो ऐसे कंडीशंस में अगर कोर्ट ऐसी सिचुएशंस में बहुत जल्दी करता है, जल्दी का मतलब कि भीड़ में एक तरीके से वो सावधानी पूर्वक वाच नहीं करता है तलाक देने के अधिकार को, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आर्टिकल 142 का खंड फर्स्ट है उसका प्रयोग करते हुए जितनी भी कंडीशंस बन रही हैं तलाक देने के आधार में, उसको पूरा का पूरा वाच किया जा रहा है। और यह बहुत ही अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि उसके पूरे पक्ष को हम एनालिसिस करके तब अपना जजमेंट देंगे, तब उसको बेसिस करेंगे, तब जाकर के ये बहुत ही अच्छा कदम है। आफ्टर ऑल, इसके बाद मैरिज इक्वलिटी इज नॉट ए रियलिटी फॉर ऑल, जो वैवाहिक समानता है सभी के लिए, वो वास्तविकता नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल था, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, गुड डाइवर्स के रूप में आया था। इसमें करंट के जो क्वेश्चन है पॉलिटिकल वो मौजूद हैं, आर्टिकल 142 का मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को लिया गया है। आर्टिकल 142 के बेसिस, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा उसकी संभावना यही है कि आर्टिकल 142 के बेसिस पर, के आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक देने के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं। अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो कहाँ तक उचित है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये है, जिसमें देखिए ये पूरा का पूरा आपका आंसर है, जिसमें सारी बातों को चिन्हित किया गया है, मेंशन किया गया है। यही आपका 200 शब्दों का या 125 या 250 शब्दों का आंसर है। इस आर्टिकल को नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड आर्टिकल पर, जो है द एलएसी क्राइसिस एंड द डेंजर ऑफ लूजिंग विदाउट फाइटिंग। ये जो एलएसी क्राइसिस है, अभी क्या हुआ कि इसके विषय में थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं तब लेकर के चलूं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि इसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं, चाइना क्या यूज करके ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करता है। यहाँ पर फ्रेंड्स बात ये है कि चाइना को, तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि चाइना का वर्ग क्या होता है। एक तरीके से जैसे चाइना क्या काम करता है, अगर उसका सीमा किसी देश से मिल रही है, उसकी सीमा किसी भी देश से मैच कर रही है, तो चाइनीज दूसरे क्षेत्रों में घुसने के लिए बदनाम है। वो दूसरे क्षेत्र में घुस जाएंगे और घुसने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन पर आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ने के बाद ये देखते हैं कि विपक्षी जो पक्ष है, जो विपक्षी सेना है, वो कहाँ तक इस पर वर्क कर रही है। कहने का मतलब है कि अगर वो सेना भेज रही है तो थोड़ी दूर चाइनीज खड़े होंगे, इसके बाद पीछे हटना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर 10 कदम आगे बढ़े हैं तो 9 कदम पीछे हटेंगे, अंततोगत्वा 1 कदम पर वो अपना अधिकार जमा लेंगे। तो दूसरे की जमीन में घुसना, ये चाइनीज का जो हैबिट है, ये पूरा का पूरा आर्टिकल उसी को शो कर रहा है। और इसमें जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसकी फेलियर की बात कही गई है,
वर्तमान गवर्नमेंट के कार्य पर जो विदेश नीति है उस पर सवाल उठाए गए हैं और उनको डायरेक्शन किया गया है कि आप चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना सीखिए, अन्यथा आप पहली चीज़ की सीमा तो खो जाएंगे और जो भारत के अंदरूनी इलाके हैं उसमें भी आपका दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के इस आर्टिकल को देखते हैं, इसमें क्या बातें कही गई हैं क्या नहीं। It was in the first week of May 2020 that news broke up increased by Chinese People Liberation Army PLA in multiple area across the line of actual control in Ladakh। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि मई 2020 के पहले सप्ताह में यह समाचार सुनने को आया था कि एलएसी पर जो एलएसी की स्थिति है वहां पर चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा कुछ क्षेत्रों में प्रवेश किया गया है। और यह मई 2020 के खबर में आया था जब कोरोना का साइड था, तो एक तरफ ये भी एलएसी का मुद्दा खूब जोर देकर के पकड़ा था। उसके 3 साल बाद जो है कुछ क्षेत्रों में जो या कुछ क्षेत्रों में डिसंगेजमेंट किया गया, कुछ क्षेत्रों में वहाँ जो चाइनीज पीपल आर्मी थी उसको पीछे हटते हुए देखा गया। पुलिंग ट्रूप अपार्ट बाय जो बफर जोन होता है वहाँ से कुछ जो चाइनीज सैनिक थे वहाँ से कुछ मील की दूरी पर वहाँ से पीछे हटते हुए दिखाई दिए गए हैं। लेकिन स्थिति क्या है, ये तो ठीक है कि वे पीछे हट रहे हैं, पहले घुसे फिर पीछे हटे, जैसा मैंने अभी शुरुआत में आपको डिस्क्राइब किया, बताया कि कैसे वे कब्जा करते हैं। लेकिन आथर कह रहे हैं कि व्हाइल टू ऑफ देम, उनमें से दो, कौन कौन सा, एक डेपसैंग एंड एक डेमचैक, डेपसैंग और डेमचौक, ये दो जो क्षेत्र हैं अभी भी विवाद की स्थिति में है। अभी भी इस पर जो विवाद है, जो स्थिति है वो सुलझा नहीं है, वो बनी की बनी है। इंडियन सोल्डर कैन नॉट टच, जो भारतीय सिपाही हैं वो 65 पेट्रोलिंग जो पॉइंट्स होता है लद्दाख में उसमें से 26 को तो वो टच ही नहीं कर सकते हैं, वहाँ वो पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। ये कैसी कंडीशंस आ गई है, जबकि न तो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के द्वारा और न ही बातचीत के द्वारा अभी कमांडर की जो सैन्य कमांडर होते हैं उनकी बातचीत के द्वारा और न राजनीतिक मीटिंग के द्वारा अभी कुछ भी प्रकाश में कोई भी जो प्रोग्रेस होता है अभी उस पर सितंबर के लास्ट तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रहा है। रेगुलर मीटिंग की जाती है चाइना मिनिस्टर और इंडियन मिनिस्टर के बीच में, फॉरेन विदेश और रक्षा मंत्री के बीच में लगातार मीटिंग की जाती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है अभी वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, अभी वो ऑप्टिकल नहीं हुआ है, प्रकाश में कुछ रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट उस पर नहीं आया है। और बीजिंग इस बात को लगातार इग्नोर करता रहता है, जो दिल्ली का टॉकिंग पॉइंट्स है कि हम जो है बहुत लंबे समय से इंडिया 2020 जो अप्रैल की स्थिति थी उसकी डिमांड नहीं कर रहा है, उस बात को लेकर के बीजिंग के द्वारा इग्नोर किया जा रहा है। भारत की बातों को जो भारत कहता है, भारत क्या कहता है कि हम जो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति थी उसकी डिमांड नहीं कर रहे हैं, वापस करने की डिमांड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, भारत की संप्रभुता का ख्याल किया जाए, दोनों पक्षों का ख्याल किया जाए। तो इन सब बातों को बीजिंग ने इग्नोर कर दिया। लेकिन इग्नोर करने से क्या हो सकता है, आप इग्नोर करिए, हमारी सीमा है, हम करेंगे। तो जो इंडियन थे पिछले दिनों, जो गैर समर्थक जो इनके इंडियन स्टेटमेंट हैं, ये बहुत मुश्किल से गवर्नमेंट का फेलिंग जो सिस्टम है करंट चाइनीज क्राइसिस के ऊपर, इन्होंने बहुत मुश्किल से कवर किया है। और ये कौन कवर कर सकते हैं, अभी ये पत्रकारिता पर भी थोड़ा सा अपना प्रकाश डाल रहे हैं कि दो तरीके की जो पत्रकारिता भारत में हो रही, एक गवर्नमेंट समर्थित और एक नॉन गवर्नमेंट समर्थित। तो जो नॉन गवर्नमेंट समर्थित होता है, यहीं पर वहाँ पर लिखा गया है कि जो नॉन गवर्नमेंट पत्रकार हैं वो जो है वो जो है गवर्नमेंट की जो चाइनीज क्राइसिस के ऊपर फेलियर सिस्टम्स होता है उसको उभार रहे हैं, ये कुछ ही पत्रकार हैं। लेकिन अब आगे ये क्या कहते हैं कि 2013 की जो क्राइसिस हुई थी, फिर ये क्योंकि 2013 में गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था, जो समर्थक दल था वो था, उसकी गवर्नमेंट थी, मिलीजुली गठबंधन की सरकार थी, वो पावर में थी। और करंट जो एक्सटर्नल अफेयर मतलब जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी भारत के, वो बीजिंग में राजदूत थे।
और करंट गवर्नर अरुणाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। ये जो उत्तरी कमांडर होता है, नार्थन आर्मी कमांडर होता है, वहां पे ये लेफ्टिनेंट थे अरुणाचल प्रदेश में। ये कह रहे हैं कि द पीएलए हैड देन, जो पीएलए है, जो चाइनीज आर्मी है, पीएलए के नाम से जानी जाती है, उन्होंने इंडियन पेट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया था वाई जंक्शन या बॉटन चेक पर। वाई जंक्शन होता है जो बॉटन नेक है, वहां पर इंडियन पेट्रोलिंग सिस्टम को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। द सेम प्लेस, ये 2013 की कंडीशंस में थी, लेकिन उसी स्थान पर जहां पर पुनः ब्लॉक किया गया है 2020 के बाद से डेप्सेंग में, उसके 3 सप्ताह बाद द पीएलए हैड बीन फोर्स टू लिफ्ट। तो जो पीएलए है, उन्होंने अपने जो फोर्स वहां पर लगा रखी थी, इंडियन आर्मी जब पहुंची है तब जाकर के उन्होंने अपने फोर्स को हटा दिया था। लेकिन एज पर जो लेफ्टिनेंट पटनायक जी हैं, उन्होंने एक क्वाइट प्रोक्यू ऑपरेशन जारी किया था। कहने का मतलब कि चाइनीज को खदेड़ने का जो ऑपरेशन होता है चुमार सेक्टर्स में चाइनीज के अंदर, वो जारी किया था, लॉन्च किया था। तो उसके बाद से चाइना की जो पीपल लिबरेशन आर्मी थी, वहां से अपने सैनिक को उठा ली थी। तो नियोगेशन फॉलो, तो इनका कहना है कि जो वार्तालाप बीजिंग में फॉलो किए गए हैं और जो पीएलए की स्थिति थी बीजिंग के द्वारा, उस कंडीशंस में फॉलो किया गया नियोगेशंस को, और जो पीएलए पहले स्थिति में थी, 2020 के पहले की स्थिति में थी, वहां पर वो पुनः चली गई थी। फिर ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज यहाँ पर कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो क्रिटिसिज्म है कि उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उन्होंने तर्क दिया था कि प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं है, प्रॉब्लम दिल्ली में है। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार चिल्लाते थे कि दिल्ली में प्रॉब्लम है, और चाइना की जो सेना है वो बार बार उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में लगातार घुस रही है, तो यह सेना की कमी नहीं है, यह दिल्ली में बैठे लोगों की कमी है। उन्होंने ये लंबा चौड़ा अपना जो व्याख्यान किया था, एड्रेस किया था पब्लिक की। ही आल्सो आस्क्ड, उन्होंने ये भी पूछा था कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, अगर वो भारतीय एरिया जहां पर भारतीय क्षेत्र में सेना घुसी थी चीन की, उसको खाली करा दिए हैं, तो उस भारतीय क्षेत्र से हमारे सेना वापस क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसा खाली कराने के बाद वो क्यों वापस आ रहे हैं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सवाल पूछा गया था। फिर जो वहां पर 2013 की जो मैक्सिमम मीडियाज थी, उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत तीव्र आलोचना किया था, उस समय के जो जर्नलिस्ट थे। लेकिन आज जो कंडीशंस है, वही सेम स्पॉट पे पीएलए के द्वारा जो ब्लॉकिंग किया गया है, वो उसी मुद्दे पर बहुत सारे जो जर्नलिस्ट उस समय सवाल उठा रहे थे, इस समय वो तो एकदम से साइलेंट है। और ये जो करंट क्राइसिस हुई है डेस्पोंग की, ये विरासत के रूप में जो इस लगातार मिला हुआ मुद्दा है, जो मिल रहा है, ये फार्मर जो पहले के लद्दाख के सैन्य कमांडर थे, उनको मजबूर किया गया था, राकेश शर्मा जी को, लेफ्टिनेंट राकेश शर्मा जी को, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रत्युत्तर दें लिखित रूप में। हालांकि जो डिस्पांग का जो मुद्दा है, डेप्सांग का, वो लगातार जो है मिसलैंडिंग उस पर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया की बात की जा रही है, वो फिर ये आगे कहते हैं कि जो मीडिया में बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो होम मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा जो बातें निकल करके आती हैं, वो मीडिया के थ्रू होकर के आती हैं। और जब ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, उस मुद्दे को भटका रहे हैं, उस मुद्दे पर अपनी क्लियरिटी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं, और यही बातें जनता में नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर ये वाशिंगटन डीसी में कहते हैं कि वाशिंगटन की जो रिपोर्टर्स हैं, जो वाशिंगटन भी देख रहा है इस मुद्दे को 2021 से, वहाँ पर एक राइटर्स थी लिसा कर्टिस, वो लिखती हैं कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक में अपनी जनता को ये नहीं बताना चाहती कि क्या डिस्प्यूट एरिया है, वहाँ पर क्या गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए कदम है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो है गवर्नमेंट नहीं बताना चाहती है इन पब्लिक की। फिर
बात होती है कि ये सब तो मान लीजिए कि मीडिया की बात आ गई कि मीडिया का रोल है कि मीडिया में जो है चाइना की जो सेना है वह लगातार घुस रही है डेप्सांग और डेमचौक इलाके में, और वहां पर अभी भी अपनी स्थिति को बनाए रखे हैं। लगातार मीटिंग होती है लेकिन मीटिंग से कुछ निकल करके नहीं आता। भारत की जनता जो है वो जानना चाहती है कि क्या कंडीशंस हैं, और जो जर्नलिस्ट हैं वो सरकार के फेवर में ही बोलते हैं, जो सरकार कहती है वही बोलते हैं, सरकार के अगेंस्ट जा नहीं पा रहे हैं। और इसको जो है सरकार पब्लिकली क्लियर भी नहीं कर रही है कि इस समय की कंडीशन जो चाइनीज क्राइसिस हुआ है डेप्सांग के इलाके में और डेमचौक के इलाके में, वो कंडीशन प्रेजेंट टाइम में क्या है क्या नहीं है, तो उस पर अभी कोई भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। उस पर क्लियरिटी को लेकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वो भारत की जनता नहीं जान पा रही है, ऐसा इनका कहना है। ये तो पत्रकारों को लेकर के कहना है, इसका आप लोग मैंने ये आपको बताया समझने के लिए, बाकी इस पूरी बात को आप मेंस में नहीं लिख सकते हो, आप समझोगे तो पॉइंट निकाल सकते हो। अब आपके काम की जो बात आ रही है, आपके जो काम के पॉइंट आ रहे हैं वो लेकर के हम आ रहे हैं, उसमें क्या आपको करना है वो देखिए। अब राइटर यहाँ पे कर रहे हैं, इनकम्पेटेंस एंड इनएक्शंस, अक्षमता और अक्रियता, ये दोनों क्या कंडीशंस होती हैं। ये कह रहे हैं कि चाइनीज जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्रीज है, वह घुस रही है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कहेंगे। मान लीजिए जो इनकम्पेटेंस है, मतलब जो अक्षमता है कार्य करने की, वो तो क्षमता, वो फंक्शन ऑफ कैपेबिलिटी, जो क्षमता की कार्य पद्धति है वो अक्षम है करने की, वो हो नहीं पा रही है। और जो अक्रियता है कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट उस पर अक्रिय है, निष्क्रिय है, उस पर कोई वर्क नहीं कर रही है, केवल प्रोपोगंडा हो रहा है पाकिस्तान को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ड्रिवन बाय फायर, ड्रिवन बाय फियर, ऐसा लगता है कि वो डर के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। और ये डर कैसा डर, अ फियर ऑफ मिलिट्री एस्केलेशन इन केस इंडिया वेयर टू अटेम्प्ट अ प्रोटेक्टिव मूव इन डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरियाज टू अनसेटल बीजिंग। बीजिंग के द्वारा जो बॉर्डर के एरिया पर जो डिस्प्यूट की स्थिति उत्पन्न की गई है, वहां पर इंडिया के द्वारा कई सारे प्रयास किए गए हैं, मिलिट्री में वृद्धि की गई है। ऐसी कंडीशंस में मिलिट्री में वृद्धि को लेकर के जो ये डर लग रहा है उसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो निष्क्रियता आ रही है वो दिखाई दे रहा है। इफ नियोगिएशन आर अबाउट गिव एंड टेक, अगर वार्तालाप की स्थिति में लेन देन की स्थिति हो रही है, वार्तालाप के बारे में बात की जा रही है, तो न्यू दिल्ली को आवश्यक रूप से मिलिट्री का जो ऑप्शंस होता है, डिप्लोमेट का जो डिप्लोमेट मेज होता है, जो राजनयिक जहां पर बातें की जाती हैं एक मेज पर बैठ करके, वहां पर मिलिट्री का ऑप्शंस न्यू दिल्ली को रखना चाहिए। क्योंकि बीजिंग जो है सारे कार्ड्स को बनाए रखा है। क्यों, क्योंकि कोई भी इस बात को स्वीकार इनकार नहीं कर सकता कि चाइना जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, बहुत बड़ी औद्योगिक है, जियोपॉलिटिकल पावर है इंडिया की अपेक्षा। लेकिन जहां पर बट द गैप श्रिंक कंसिडरेबली, जो बड़े पैमाने पर एक विशेष रूप में एक बड़े पैमाने पर यह जो है गैपिंग में इसमें सिकुड़न आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये लोकल बैलेंस पर बात आती है, एलएसी के मुद्दे पर बात आती है, यहाँ पर यही आथर कहना चाहते हैं कि बट द गैप श्रिंक, गैप श्रिंक का मतलब यहाँ पर आगे उन्होंने व्याख्यायित किया है लोकल बैलेंस के रूप में कि बट द गैप श्रिंक कंसिडरेबली व्हेन इट कम्स टू लोकल बैलेंस द एलएसी। जहाँ एलएसी पर जब एलएसी की बात आती है, जो अस्थाई बैलेंस होता है, वहां पर अस्थाई समाधान की बात जब आती है एलएसी पर जो है, व्हेन इट कम्स, जब इसकी बात आती है, तो वहां पर चाइनीज की जो मिलिट्रीज है उसमें व्यापक रूप से इतना जो बिगर रूप में उसका व्याख्या किया गया है वो सिकुड़न आ जाती है। इफ रसिया इज अनेबल, अब ये रसिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इफ रसिया इज अनेबल टू वैनिक्विश यूक्रेन, अगर यदि रसिया जो है यूक्रेन से निकलने में अनेबल होता है, तो चाइनीज प्रेसिडेंट यह जानते हैं कि भारत के ऊपर मिलिट्री ऑप्शंस नहीं किया जा सकता, वॉक ओवर नहीं हो सकता। द डिसीजन रेस्ट
विद द प्राइम मिनिस्टर। और यह जो डिसीजन निर्भर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निर्भर है। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो 1962 की लड़ाई हुई थी उसकी पृष्ठभूमि में वो चले गए हैं। यहाँ पर घोस्ट ऑफ 1962 लिखा हुआ है, जो 1962 की कहानी होती है उसकी पृष्ठभूमि में ये चले गए हैं। मेन ऑफिशियल बिलीव, जो बहुत सारे ऑफिशियल विश्वास करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू वाज पुश्ड, जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें पुश किया गया था। बहुत सारे ऑफिशियल बिलीव, ऑफिशियल स्रोतों से बिलीव होता है कि जवाहरलाल नेहरू को पुश किया गया था मिलिट्री कन्फर्मेशन के लिए चाइना के साथ, क्योंकि उस समय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक प्रेशर बना दिया गया था, क्रिएट कर दिया गया था। ऐसी कंडीशंस में जवाहरलाल नेहरू जो है बाध्य हुए मिलिट्री ऑपरेशन करने का। लेकिन जो करंट सिचुएशन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो इस लड़ाई में जो है नहीं गिरना चाहते, 1962 की जो लड़ाई है उसमें नहीं जाना चाहते। तो वो सही है, ठीक है, लड़ाई नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी नेहरू नहीं है। नेहरू फेस्ड पार्लियामेंट, नेहरू जो है सामना करते थे रेगुलर तरीके से पार्लियामेंट में उत्तर देने के लिए जो भी कार्य होता था। उस समय की जो संवैधानिक स्थिति थी, जो पार्लियामेंट्री कंडीशन थी, वो बहुत ही स्ट्रांग थी। इवन ड्यूरिंग 1962, जो 1962 की लड़ाई के दौरान जो उनसे प्रश्न पूछा गया था उसका सामना कर रहे थे। अनलाइक नेहरू टाइम, यह नेहरू का पीरियड नहीं है। द पब्लिक रिलेशंस एंड प्रोपोगंडा मशीनरी नाउ हैज फैब्रिकेटेड सच एज a hyper nationalist narrative that more than 17% Indian content that India can militarily defeat China। तो ये कह रहे हैं कि 1962 का जो संघर्ष है, इवन ड्यूरिंग जो 1962 के संघर्ष है, वो उस कंडीशंस में नेहरू की कंडीशंस ये प्रेजेंट टाइम में नहीं है। और जो इस समय की प्रेजेंट सिचुएशन है वो प्रोपोगंडा मशीनरी वो की जा रही है सरकार के द्वारा। और पूरे का पूरा जो मशीनरी है वो केवल और केवल नेशनलिज्म को लेकर के चल रहा है। और 70 पर आप अगर इस पर ध्यान देंगे तो 70% भारतीय जो है वो केवल और केवल मिलिट्री की बात अगर कर रहे हैं कि भारत चाइना को मिलिट्री के क्षेत्र में पीछे कर सकता है या वो पराजित कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा नेशनल नैरेटिव के ऊपर आ गया है और ये नेहरू जैसा समय नहीं है। तो द प्रेशर ऑन मिस्टर मोदी टू मिलिट्री डिवल, जो मोदी के ऊपर मिलिट्री को लेकर के प्रेशर है और रूलिंग पार्टी का जो अभियान है वह केवल और केवल रीड इन द हाइप ऑफ सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक एंड बालाकोट एयर स्ट्राइक। यहाँ कही जा रही है कि चाइना के क्राइसिस को एक तरफ रखते हुए जो पॉलिटिकल अभियान है वो केवल और केवल सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के कही जाती है, बात होती है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान में हुआ था, उन दोनों का प्रोपोगंडा किया जा रहा है और इन्हीं को जो है महान बताया जा रहा है। इन्हीं दोनों की व्याख्या करते हुए कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जो है ये दोनों जो भारत ने किया है ये नेहरू का समय नहीं है। और यही तमाम बातें इसमें कही जा रही हैं कि नेहरू के समय में ऐसा नहीं हुआ था और वो अब मोदी के समय में हो रहा है। ऐसा पॉलिटिकल कैंपेन चलाया जा रहा है। ओवर 9 ईयर्स, 9 साल बाद, जो 9 सालों में जो सी जिनपिंग है चाइनीज के राष्ट्रपति, उन्होंने मिस्टर मोदी का जो मापांक किया है। और मिस्टर सी जिनपिंग जो है उन्होंने पीएलए सोल्डर्स को चुमार सेक्टर्स में भेज दिया है, भेजा। देयर वाज इंटेंस, जबकि और ऐसी कंडीशंस में भेजा जब वहां पर मीडिया का फोकस बहुत तीव्र था। और उस समय सी जिनपिंग जो है अहमदाबाद गुजरात में सन 2014 में आए थे। उसी समय पीएलए सोल्डर्स जो है चुमार सेक्टर्स में आ गए। चाइनीज लीडर ने पूरी तरीके से इंडिया लीडर्स की इस बात को स्वीकार कर दिया था बीजिंग में कि एलएसी पर जो भारतीय राजनेताओं के द्वारा सन 2015 में खाका खींचा गया था वो गलत है। और चाइना जो है ब्लॉक कर रहा है इंडिया की एंट्री को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। और वहाँ पर जो इनफॉर्मल सबमिट होती है, इनफॉर्मल सबमिट में जो औपचारिक रूप से सबमिट की गई थी उससे कोई बात स्पष्ट रूप से निकल करके नहीं आई और यह अस्पष्ट बनी रही। और अगर सैटेलाइट को बात करें कि सैटेलाइट जो इमेजिनरी है, जो सैटेलाइट का जो चित्र है वो यह दिखाता है कि चाइनीज जो है पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में मिलिट्री रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख में तैयार कर दिए हैं, बिल्ड कर दिए हैं। और ये जो सेकेंड इंफॉर्मेशन सबमिट थी ममल्लपुरम में, तमिल चेन्नई में 2019 के अंत तक, वहाँ की अगर बात की जाए तो चाइनीज़ की जो मिलिट्री है वो बहुत भारी संख्या में वहाँ पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, सड़कें होती है, गाड़ी परिवहन जो कुछ भी होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट होता है, वो बहुत बड़ी भारी मात्रा में तैयार किया गया है। और मिस्टर मोदी जो है
और ये तो उन्होंने चाइनीज की बात बताई। फिर मिस्टर मोदी की बात करते हैं कि मिस्टर मोदी को यह अपने ऊपर विश्वास है, पर्सनैलिटी और पर्सनल चार्म को लेकर के उनको ऊपर विश्वास है कि हम चाइनीज लीडर्स के ऊपर ये जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है मिस्टर मोदी की, व्यक्तिगत रूप से और वैयक्तिक रूप से वो अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि हमारे अंदर इतना बल है कि हम चाइनीज लीडर के ऊपर अपने आकर्षण व्यक्तित्व को जीत जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच एज बाई ऑफरिंग अ हैंडशेक, और उन्होंने हैंडशेक का जो प्रस्ताव किया और लास्ट नवंबर तक बाली में जो फोन से बात की, इसके बाद अगर उसका परिणाम के रूप में देखें तो एक भी फोन कॉल तक तो नहीं आया। लेट एलोन ए ब्रेक थ्रू ऑन द लद्दाख बॉर्डर, और लद्दाख बॉर्डर की जो ब्रेक थ्रू है वो उसका जो लद्दाख बॉर्डर का मुद्दा है वो तो दूर करने के बाद एक फोन कॉल तक नहीं आया। अब ये कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, प्रोटेक्टिव मूव। आप कैसे उसमें मूव करेंगे प्रोटेक्टिव तरीके से? अगर इंडिया के ऊपर बॉर्डर पर, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इज अंडर प्रेशर ऑन द बॉर्डर, इंडिया जो है इस समय प्रेशर की स्थिति में है बॉर्डर पर, एंड इट नीड्स, और इसको आवश्यकता है एक प्रेशर देने की विपक्षी दल को। यानी कि अभी बॉर्डर पर जो कंडीशंस है इंडिया की वो प्रेशर के रूप में है, और चाइना के ऊपर भारत को प्रेशर देने की बहुत जबरदस्त तरीके से जरूरत है। और क्यों जरूरत है आगे उसकी व्याख्या करते हैं कि बीजिंग कभी नहीं कंप्रोमाइज करता जब तक कि उसके सामने अनकंफर्टेबल की स्थिति क्रिएट न कर दी जाए। यानी कि जब तक बीजिंग को परेशान नहीं किया जाता तब तक जो है बीजिंग कंप्रोमाइज नहीं करता। और जो इंडिया यह कंडीशन क्रिएट की गई थी 1967 में नाथुला दर्रा में, जो डिप्लॉय की गई थी इंडिया के द्वारा, यह कंडीशन क्रिएट की गई थी। द वारंट्स इंडिया टू बी प्रोटेक्टिव व्हिच कॉल्स द पॉलिटिकल लीडरशिप द बोल्डली। और यह जो प्रोटेक्टिव इंडिया के द्वारा किया गया था, जो वारंट किया गया था, जारी किया गया था, यह बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप को दिखाता है कि जो उसकी जो कल्पना है पॉलिटिकल लीडरशिप की, राजनीतिक इच्छा शक्ति की, वो बहुत मजबूत तरीके से उसको चित्रित करता है। और अगर पॉलिटिकल लीडरशिप डर जाती है, उसके अंदर कोई भय आ जाता है, तो जो मिलिट्री है चाइनीज बॉर्डर पर वो एक तरीके से डिफेंसिव पोस्टर, जो जो हमारी मिलिट्री है वो चाइना के बॉर्डर पर वो डिफेंसिव पोस्टर में रहेगी, वो रक्षात्मक तरीके पे रहेगी। और इफ स्ट्रेटजिक डॉट इन दिल्ली लैक्स बोल्डनेस, अगर रणनीतिक रूप से इस पर साहस की कमी आई दिल्ली में, तो जाहिर है, स्पष्ट है कि एलएसी पे कोई भी साहस नहीं दिखाई जा सकेगी, कोई भी साहस नहीं दिखाई जा सकेगी भारतीय सेनाओं के द्वारा। जो भारतीय सेना है उन पर कोई भी साहस नहीं दिखाई जाएगी। आफ्टर ऑल द मिलिट्री इज यूज्ड, अगर इसके बावजूद मिलिट्री, जो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री का यूज होता कहाँ पर है, जो मिलिट्री का यूज होता है वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया जाता है, एक उपकरण के रूप में यूज किया जाता रहा है स्टेट के द्वारा। और इसका जो पर्पस होता है वो केवल और केवल अपनी विरोधी पार्टी को, विरोधी पार्टी नहीं, जो विरोधी सेना होती है, जो दुश्मन होते हैं, उन पर जो उनका विरोध करने के लिए राज्य के द्वारा यूज किए जाते हैं। तो मिलिट्री आपने क्यों रखा है? मिलिट्री रखा है तो उसका यूज करना होगा। और मिलिट्री तभी अपना कार्य सार्थक रूप से कर पाएगी जब दिल्ली में बैठे हुए जो मंत्रिपरिषद है, जो राजनीतिक दल है करंट रूप में जो रेगुलर कर रहे हैं, वो अगर वो जा करके वहां पर शासन करते हैं, उनके अंदर अगर बोल्डली तरीके से जो निर्णय आता है वो अगर करते हैं, तब जा करके मिलिट्री कर सकती है। इंडिया फेलर टू इम्पोज इट विल अपॉन चाइना इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ इट्स फियर ऑफ मिलिट्री इंस्टलेशन। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो सिस्टम है इस समय वो फेल हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि चाइनीज जो है बिना मिलिट्री के डर के ही वो जीते चले जा रहे हैं, डायरेक्ट कब्जा करते हुए चले जा रहे हैं, उनके अंदर मिलिट्री का कोई भय नहीं है। इन द बैकड्रॉप ऑफ द गोस्ट ऑफ 1962, ये जो 1962 का जो भारत चाइना युद्ध हुआ था, अगर उसकी पृष्ठभूमि की बात की जाए तो पॉलिटिकल लीडरशिप का ये जो थिंकिंग करने का तरीका है, उसके पृष्ठभूमि में जाने का तरीका है, वो अगर उसके डर के अधीन हो जाते हैं कि जैसा 1962 में हुआ था, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत में होगी, क्योंकि तब इससे मिलिट्री बोल्ड तरीके से कार्य नहीं कर पाएगी। 3 इयर्स आफ्टर, जो 3 साल बाद जो बॉर्डर पर क्राइसिस शुरू हुआ है वो यथा स्थिति को लेकर के है, अपने स्टेटस को लेकर के
कैन नो लॉन्गर बी द आंसर, अभी उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता अपनी यथास्थिति को लेकर के। और इंडिया को जो है चाइना से पहल करनी होगी, केवल और केवल रक्षात्मक मुद्दों से कार्य नहीं चलेगा, केवल बैठने से वर्क नहीं होगा, 1962 के युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि में जाने से वर्क नहीं होगा, वहां पर आपको एक्शन लेना होगा। और अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया तो जो बीजिंग अपना बीजिंग के अनुसार यह वर्क होगा, बीजिंग जिस स्थान को तय करेगा, जिस समय को तय करेगा, तो उसी के अनुसार आपको चलना होगा। तो मोदी का यह व्यक्तिगत जो सफलता है वो हो सकता है कि वो 1962 के युद्ध को जो है उसको अवॉइड कर दें, या उनकी व्यक्तिगत सफलता हो सकती है, लेकिन इट वुड बी नेशनल फेलर फॉर इंडिया, यह जो है पूरे राष्ट्र की फेलर होगा भारत के लिए। और अनलाइक 1962 जो 1962 का जो युद्ध था, चाइना वुड हैव नाउ वन विदाउट फाइटिंग। तो अब जो 1962 में तो चाइना ने युद्ध किया था, लड़ा था, लेकिन अब इस समय जो कंडीशंस है वह बिना फाइट किए हुए ही बॉर्डर पर चाइना जो है जीत जाएगा। तो ये कंडीशंस की बात कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं कि भारत को जो है कोई न कोई एक्शन इस पर अवश्य रूप में बीजिंग से पहल करनी होगी, उस पर एक्शन लेना ही लेना होगा, तभी जाकर के इसका समाधान निकल सकता है। और केवल बैठ करके इसका समाधान या अपनी पार्टी का प्रोपोगंडा या सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये सब करने से उसका जो है समाधान नहीं निकलेगा। तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल था पिछले 3-4 दिनों से आ रहा था, चाइना की जो कंडीशंस है बॉर्डर पर वो उल्लिखित हो रहा है, और चाइना से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं उसकी बात पूरी की पूरी की जा रही है। एक आर्टिकल है, इन इंडिया इज इडन ऑफर द एप्पल ऑफ डायल्यूटेड लेबर लॉस। ये जो है इनका कहना है कि जो लेबर लॉज होते हैं, और अभी इसमें कल भी हमने बताया था कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टालिन, उनके द्वारा उनके द्वारा जो है वर्किंग डेज को लेकर के सपोर्ट किया गया है। जो ये लेबर लॉज होते हैं 1919 में वर्किंग डे 8 घंटे का था, अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में 1919 में, उसको लेकर के बहुत सपोर्ट किया गया है। वही पूरी बात ये कह रहे हैं। और यहाँ पर जो है काम के घंटे को निर्धारित किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ पर पूरी बात वही निकल करके आएगी। ये जो भारत में अभी कंपनियां आ रही हैं, एप्पल आ रही है, और चाइना के साथ जो चलने की बात की जा रही है, उसमें जो मजदूरों का वेलफेयर सिस्टम्स होता है, और जो अदर स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु ने जो बढ़ाया है, उसको पहली चीज़ कम किया जाना चाहिए, और 8 घंटे जो निर्धारित टाइम है वहाँ पर ये लागू होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा आर्टिकल था, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो हमने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ए लॉट ऑफ थैंक्स। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जहाँ अगर आर्टिकल पसंद है, एनालिसिस पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिएगा। डिसलाइक क्यों किए वो बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ए लॉट ऑफ थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।